आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर जितेंद्र एरन, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप ही के लिए वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज तैयार की जा रही है। जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अंदर अभी तक मैं आप लोगों के लिए 8 अलग अलग जो वीडियो लेक्चर है वो तैयार कर चुका हूं। और उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने जो हमारा डिप्लोमा मैथमेटिक्स होता है, उस डिप्लोमा मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट का कंटेंट होता है वो हमने उसमें कवर किया है। वो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारी प्रॉब्लम वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेके सभी आपके लिए एक्सप्लेन किए। उम्मीद है आप सभी को वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब पहला यूनिट अपना कंप्लीट हो जाता है। पहले यूनिट के बाद अब हम सेकंड यूनिट या जो दूसरा यूनिट है आपका डिप्लोमा मैथमेटिक्स, जो कि पूरा 5 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। 5 यूनिट में से पहला यूनिट अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दूसरा यूनिट, और जो दूसरा यूनिट है उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का जो सेशन मैं आपको देने वाला हूं, आज का जो मैं टॉपिक आपको दे रहा हूं, इस सेशन के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स को जानना जरूरी है, बेसिक्स को समझना जरूरी है। जहां तक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमने 10वीं क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। और 10वीं क्लास तक जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस टाइप के सिंबल्स हमारे दिमाग में आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात कर रहे हैं तो साइन थीटा आएगा, टेन थीटा आएगा, कॉसेक थीटा आएगा। ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक थे जिसमें से पहला जो यूनिट है अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड यूनिट के अंदर हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारी चीजें आपको पढ़नी होगी, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले हम इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे जो सिलेबस है हमारा उसके सारे टॉपिक एक एक करके हम कवर करेंगे। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके लिए सबसे पहले क्या बनाए गए हैं? कुछ कोर्स आउटकम बनाए गए हैं, और कोर्स आउटकम के साथ साथ कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम भी आता है। तो आज का जो हमारा यूनिट है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके लिए जो कोर्स आउटकम पहले से तैयार किया गया है, बनाया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो कोर्स आउटकम क्या है? डिटरमाइन द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। दिस इज द कोर्स आउटकम। डिटरमाइन द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति की सार्व समीकरणों को डिटरमाइन करना और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये हमारा कोर्स आउटकम है। इट मींस इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये एक्सपर्टी हमारे अंदर आने वाली है कि हम ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती है उसको समझ पाएंगे, और साथ में उन आइडेंटिटीज का यूज करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। दूसरा, लर्निंग आउटकम की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका लर्निंग आउटकम क्या है? उसका लर्निंग आउटकम है अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज एंड आइडेंटिटीज। आज हम चूंकि बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक के अंदर हम ये समझेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो क्या होते हैं, और त्रिकोणमितीय सार्वसमीकाएं या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है, ये इसके अंदर हम समझने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां हम यह समझेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री सुनते से ही हमारे दिमाग में यह आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? त्रिकोणमिति, यानी मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। त्रिकोण मतलब तीन कोण, मिति मतलब उनको मेजर करना। तो तीन कोण, अब ये तीन कोण कहां होते हैं? जब बात तीन कोण की जाए तो तीन कोण हम जानते हैं कि जो मैथ्स होता है उस मैथ्स के अंदर अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर शेप होता है जिसका नाम क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा? त्रिभुज। तो त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है, तीन साइड्स होती है, ठीक है ना। ये तीन साइड्स होती है और साथ में उसके अंदर तीन एंगल होते हैं। तो तीन कोण काय में आते हैं? ट्राइंगल में आते हैं। तो अगर बात ट्रिग्नोमेट्री की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से होती है? ट्राइंगल से होती है। ट्राइंगल जिसके अंदर तीन एंगल आते हैं, उस ट्राइंगल के तीनों एंगल को कैसे मेजर किया जाए, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल को मेजर करने के लिए जो टेक्निक डेवलप की गई थी, उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? उसी मैथमेटिकल टूल को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री।
ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल है। ये एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है। आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के अंदर ये जो मैंने ऐसा बनाया है शेप, ये एक प्रकार का एंगल है और ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ये एंगल है। और जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसको कि हम बोलते हैं समकोण, इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल। तो ये एक प्रकार का राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल मैंने इसमें लिया है वो क्या लिया है? थीटा। ये सिंबल क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। तो 90 डिग्री और उसके सामने एक एंगल है थीटा, और ये तीसरा एंगल है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 90 डिग्री और उसके सामने वाला एंगल हम ले रहे हैं थीटा। अब 90 डिग्री और उसके सामने वाले एंगल को लेकर ये जो भुजा बनी है, ये जो आर्म बनी है, ये जो साइड बनी है, इस साइड को अपन क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, या फिर क्या बोलते हैं? बेस, या फिर क्या बोलते हैं? आधार। तो ये बेस है, ये आधार है, जिसको हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। एडजेसेंट या बेस कहो, एक ही बात है, आधार। और ये जो साइड आपके सामने आ रही है, इस साइड को कहा जाता है अपोजिट, या फिर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, या हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये अभिलंब है, ये क्या है? आधार। और ये क्या है? हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विकर्ण। तो समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, आधार, अभिलंब और दूसरा क्या बताया मैंने? विकर्ण। यानी क्या बोलेंगे? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ये इसके अंदर तीन अलग अलग भुजाएं आ रही है। तो ये त्रिभुज की ये जो तीन भुजाएं हैं, इनके बीच में जो रेशो होगा, उनके बीच में जो अनुपात होगा, यानी इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का अगर रेशो लिया जाए, किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात लिया जाए, यानी परपेंडिकुलर और बेस का, लंब और आधार का, या आधार और लंब का, विकर्ण और आधार का, आधार और विकर्ण का, लंब और विकर्ण का, विकर्ण और लंब का, तो इस प्रकार से यहाँ पे 6 अलग अलग रेशो बनेंगे, 6 अलग अलग अनुपात बनेंगे। देखिए, पहला अनुपात किसके बीच में बनाया मैंने? लंब और आधार के बीच में। दूसरा उसको अपोजिट करके आधार और लंब के बीच में। ठीक है ना? उसके बाद मैंने क्या लिया? लंब और विकर्ण इनके बीच में लिया, फिर विकर्ण और लंब इनके बीच में लिया, फिर आधार और विकर्ण इनके बीच में लिया, फिर विकर्ण और आधार इनके बीच में लिया। तो यहाँ पे 6 अलग अलग डिफरेंट रेशो बनेंगे, जिनको ये जो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो एंगल मैंने लिया है, इस एंगल जो 90 डिग्री के सामने वाला है, इस 90 डिग्री के सामने वाले एंगल के साथ मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर्स या कुछ त्रिकोणमितीय टर्म, त्रिकोणमितीय पद, ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर्स आपको बताऊंगा, जो इन अनुपातों के माध्यम से परिभाषित किए गए हैं, जो इन रेसोस के माध्यम से डिफाइन किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आइए, सबसे पहला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये, इसको क्या पढ़ा जाता है? साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? पी अपॉन एच। पी मीन्स क्या है? परपेंडिकुलर। एच माने क्या है? हाइपोटेनियस। हिंदी में क्या बोलेंगे? लंब बटे विकर्ण। इसमें लंब क्या है? ये रहा। ये क्या है? लंब। लंब या विलंब, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? पी से। और ये क्या है? हाइपोटेनियस, जिसका हिंदी नाम है विकर्ण, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एच से। तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। देखिए, इन दोनों का जो अनुपात बना, वो अनुपात एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म या त्रिकोणमितीय पद के माध्यम से परिभाषित किया गया है। तो यहां जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ रहा है वो है साइन थीटा, जो कि इनमें से दो भुजाओं का अनुपात है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। ये आपका आधार है, फिर देख लीजिए ये आपका अभिलंब है परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनियस है विकर्ण। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये बना कॉस थीटा। अब यहां पर बना है तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, जो कि है टेन थीटा। टेन थीटा बनता है साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करने पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे टेन थीटा बनता है। तो टेन थीटा को डिफाइन किया गया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, इसमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? तो आपने ऊपर रख रखी है, साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? बी अपॉन एच। तो साइन थीटा की जगह मैंने पी अपॉन एच, कॉस थीटा की जगह मैंने बी अपॉन एच डाला। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको कॉस थीटा की वैल्यू से जब मैं डिवाइड करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि डिवाइड करने के बाद एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रहेगा? पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए कि साइन थीटा बना पी और एच इनके रेशो से, कॉस थीटा बना बी
और h इनके रेशो से, जबकि tan थीटा क्या बना, tan थीटा बना p और b इनके रेशो से। तो एक बना इनका रेशो, दूसरा बना इनका रेशो, तीसरा बना इन दो का रेशो। तो इनमें से दो दो के रेशो को लेकर ये तीन प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म मेरे पास बने, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर आए, इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर को रिवर्स करने से, इनको जब रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, इनका ऑर्डर जब चेंज कर देंगे, इनको जब उलट देंगे, तो उलटने के बाद तीन नए ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर्स या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस हमारे पास आएंगे, जिनमें से एक है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का व्युत्क्रम यानी 1/sin थीटा, साइन थीटा के रेशो को उलटने से कॉसेक थीटा बनेगा। तो कॉसेक थीटा कैसे बना, साइन थीटा के रेशो को उलट देंगे, यानी p/h की जगह क्या कर देंगे, h/p, ये हो गया कॉसेक थीटा। ऐसे हो गया सेक थीटा, सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, वो कॉस थीटा के रेशो को उलटने से बना, तो b/h को उल्टा तो हमारे पास क्या बन गया, h/b। इसी प्रकार कॉट थीटा, ये बना tan थीटा का रेसिप्रोकल, यानी क्या हो गया, p/b के बजाय b/p। तो ये हमारे पास 6 अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है, पहला पार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं तो इनका आपको आना जरूरी है। अब यहां पे मैंने ऊपर लिखा है टेबल फॉर कॉमन एंगल्स। आप ध्यान दीजिए कि ये जो थीटा आ रहा है, जो कि एक प्रकार का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, ये जो एंगल होता है, ये एंगल स्टैंडर्ड अगर इसकी वैल्यू ली जाए तो स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी क्या क्या हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, इनमें से कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है ना, इससे बड़े एंगल भी हो सकते हैं, इससे बड़े एंगल भी हो सकते हैं। आप यहां पे कंफ्यूज अगर ये हो रहे हैं कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप जानते हैं कि ट्राइंगल के जब तीनों एंगल को जोड़ा जाए तो 180 आता है, इसमें से एक एंगल ऑलरेडी 90 का है, तो बाकी जो भी एंगल होंगे वो दोनों मिला के 90 से छोटे होंगे। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो 90 से बड़ी वैल्यू भी आ रही है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री को बनाने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाने के लिए ट्राइंगल लिया गया था, लेकिन जब उसे एक्सटेंड किया गया तो एक्सटेंड करने के बाद जब हम इसको एक्स का एक्सटेंशन के अंदर हम देखेंगे तो यहां जो एंगल आएंगे वो 90 या 90 से बड़े एंगल भी आ सकते हैं। उनके लिए भी साइन, कोसाइन, टेन, कॉसेक, सेक या कॉट, इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहां पर कुछ स्टैंडर्ड एंगल मैंने दिए हैं, 0 डिग्री, ये सिंबल आ रहा है डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल का साइन क्या होता है, फिर इनका कोसाइन क्या होता है, इनका टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, उसके लिए ये टेबल आपके सामने दी जा रही है। ये सब आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा है, ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0। ये वैल्यू एक्चुअल में काय की है, ये वैल्यू है साइन 0 डिग्री, यानी थीटा की जगह 0 डिग्री कर दें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर थीटा की जगह 30 डिग्री कर दें तो अगली वैल्यू आ रही है साइन 30 डिग्री की, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। उसके बाद थीटा की जगह मैंने कर दिया 45 डिग्री, तो अगली वैल्यू आ रही है साइन 45 डिग्री की 1/√2। उसके बाद वैल्यू आ रही है 60 डिग्री लेके साइन 60 डिग्री की √3/2। फिर 90 डिग्री कर दें तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई साइन 0, ये साइन 30, ये साइन 45, ये साइन 60 और ये साइन 90। आप देखिए कोसाइन के अंदर यही वैल्यू अपोजिट ऑर्डर में आ रही है, अपोजिट ऑर्डर में आ रही है, मतलब जो लास्ट वैल्यू 1 आई है वो यहाँ पे सबसे पहले आ रही है, फिर √3/2 आ रहा है, फिर 1/√2 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। इन्हीं वैल्यू को उल्टे क्रम में लिख दो, अपोजिट ऑर्डर में लिख दो, यानी जहां पे ये खत्म हुई वहीं से यहाँ स्टार्ट कर दो और उल्टे क्रम में बढ़ते जाओ, अपोजिट ऑर्डर में बढ़ते जाओ, तो वो कोसाइन की वैल्यू आ जाएंगी, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे पूरी टेबल बनाएंगे तो आपको इस टेबल को बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना है कि टेबल बनाने के बजाय ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रॉब्लम में किसी पर्टिकुलर एंगल के टेन या कोसाइन या साइन की जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी टेबल थोड़ी बनाएंगे, लेकिन अपने दिमाग में होना चाहिए कि कैसे ये वैल्यू आती है। तो आप देख रहे हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद आ रही है tan। आप जानते हैं कि tan के लिए मैंने आपको क्या बताया था
कि जो अपना टेन बनता है वो कैसे बनता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो आप देख रहे हैं कि जो साइन की वैल्यू है उनको कोसाइन की वैल्यू से डिवाइड करके यहाँ पर टेन की वैल्यू बनी है। तो टेन जीरो बनेगा साइन जीरो की वैल्यू को कॉस जीरो की वैल्यू से डिवाइड करके, यानी जीरो को वन से डिवाइड करेंगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू वन है, और जीरो को अगर वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो को वन से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, जीरो। उसके बाद हमने निकाला टेन थर्टी, वो कैसे बना, साइन 30 की वैल्यू को कॉस 30 की वैल्यू से डिवाइड करा। इट मीन 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से हमने 1045 निकाल लिया, 1 आया। इसी प्रकार से 1060 निकाल लिया, √3 आया। और 1090 निकाला तो 1090 यानी साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90, साइन 90 1, कॉस 90 0, 1 डिवाइडेड बाय 0, और 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो ये टर्म हमारे सामने आता है जिसको कहा जाता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1090 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो 1 को या किसी भी नंबर को, किसी भी नॉन जीरो नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी। तो 1090 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज, क्लियर है। तो वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू या बहुत बड़ी वैल्यू को आपको बताना है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। तो उसके लिए मैथ्स के अंदर कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, इन्फिनिटी। ओके। उसके बाद आ रहा है कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू कैसे बनेगी, साइन की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1। 2/1 इट मींस 2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉसेक 45 की वैल्यू √2/1 यानी √2 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 यानी 1/1 है, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1/1 यानी 1 ही होगी। और अगर साइन जीरो की वैल्यू देखें तो वो कितनी है, जीरो। जीरो का मतलब होता है एक प्रकार से 0/1, यू समझ लो। तो कॉसेक जीरो क्या हो जाएगा, 1/0, यानी जीरो को उल्टेंगे तो 1/0, और 1/0 माने इन्फिनिटी। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जीरो को उलटने पे इन्फिनिटी बनता है, और इन्फिनिटी को उलटने पे क्या बनता है, जीरो। ये आपको हमेशा याद रखना है, जीरो का अपोजिट इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का अपोजिट जीरो। तो यहाँ पे कॉसेक जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी बन गई। इसी प्रकार से सेक की वैल्यू कैसे निकाली है, कॉस की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख के, कॉस की वैल्यू को उलट के। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, तो सेक जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। उसके बाद कॉस 30 हमारा √3/2 था, तो सेक 30 कितना हो गया, 2/√3। ऐसे ये सब वैल्यू उलट दी। और कॉस 90 की बात करें तो कॉस 90 जीरो है, और सेक 90 यानी कॉस 90 का उल्टा यानी जीरो का उल्टा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये हमारे पास आया। और कॉट की बात करें तो वो होता है अपोजिट ऑफ 10, तो जीरो का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/√3 का अपोजिट √3, 1/√2 का अपोजिट 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0। इस प्रकार से ये कॉट की वैल्यू भी आ गई। तो ये जितने भी बेसिक एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनका साइन, कोसाइन, टेन, कॉसेक, सेक या कॉट, इनकी क्या वैल्यू होती है, ये इस टेबल के माध्यम से मैंने आपको बताया है। और ये टेबल आपको पक्की याद होनी चाहिए, क्योंकि जब ये वैल्यू याद होंगी तभी आप ट्रिग्नोमेट्री की आगे वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कर पाएंगे। अब देखिए, आज का जो लर्निंग आउटकम था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज के सेशन का लर्निंग आउटकम ये है कि हम यहाँ पे क्या समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो अब मैं आपके सामने जो बता रहा हूं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, या हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सार्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सार्वसमीकाएं या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 प्रकार की आइडेंटिटी होती है, और ये तीनों आइडेंटिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली आइडेंटिटी क्या है, इनको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो एज ए फॉर्मूला ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, पहली आइडेंटिटी है साइन और कोसाइन के बीच में, और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट कैन बी इजीली प्रूव्ड। कैसे, देखिए आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास p/h है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, b/h है। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें। साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो साइन का स्क्वायर माने क्या हो जाएगा, p²/h²। कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b²/h²। अब जब दोनों को ऐड करेंगे p²/h² प्लस
बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, उसमें से एच स्क्वायर नीचे क्या निकल जाएगा एलसीएम, ऊपर बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एच स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक थ्योरम अप्लाई होता है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों आर्म्स के बीच में, तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन दिया है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है? पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हिंदी में बोलते हैं विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ते हैं तो एच स्क्वायर आता है। तो आप जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह एच स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इस आइडेंटिटी का यूज करके दो और फॉर्मूले यहां पर हम जनरेट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ शिफ्ट किया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करने के बाद हमारे पास इसका पहला फॉर्मूला आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ गया आपको? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए कॉस स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर को निकालने के लिए साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी है, उससे दो फॉर्मूले और बन गए। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर हटा दूं, इसका मैंने लिखा नहीं है फॉर्मूला, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा। ओके, तो कहीं पर मुझे अगर साइन थीटा दिया है और कॉस थीटा निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू दी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके साइन थीटा की वैल्यू के आधार पर कॉस थीटा की वैल्यू को निकाल सकता हूं। उसी प्रकार से अगर कॉस थीटा दिया है और साइन थीटा निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू रख के साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन था साइन और कोसाइन के बीच में, कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं, उन दोनों साइन वाला रेशो और कॉस वाले रेशो दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। उसी प्रकार से अगली आइडेंटिटी ये आ रही है। देखिए ये आइडेंटिटी इस वाली आइडेंटिटी से भी बनाई जा सकती है, और आप चाहें तो आइडेंटिटी क्या है पहले ये देख लीजिए। आइडेंटिटी हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो आइडेंटिटी बनी है, इसको बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे? सेक वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है और टेन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, वो सेक वाले रेशो और टेन वाले रेशो दोनों का स्क्वायर करके, सेक का एच अपॉन बी है, टेन का पी अपॉन बी है, दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 1 है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि ये जो पहली आइडेंटिटी है, इस पहली आइडेंटिटी में दोनों तरफ राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया जाए, है ना, अगर दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए कैसे? अगर दोनों तरफ मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, जब इधर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा दिस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। और हम जब वैल्यूज को रीअरेंज कर देंगे, यानी कुछ को इधर कुछ को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो ये बड़ी आसान है, आसानी से प्रूव की जा सकती है। एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, हमें डायरेक्ट ये याद होना चाहिए आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में रीअरेंजमेंट करके दो अलग अलग फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर से उधर ले जाऊं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी बन सकता है। अब देखिए ये जो बना, ये
इसमें माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, ये बन गया। अब इसमें 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर से उठा के इधर ले आओ, तो 1 को जब इधर से उठा के इधर लाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन को सेक के फॉर्म में लिखना या सेक को टेन के फॉर्म में लिखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये सब बहुत काम में आने वाले हैं। तो ये सारी आइडेंटिटी, ये पहली आइडेंटिटी, इससे 2 फॉर्मूले बने, दूसरी आइडेंटिटी इससे भी 2 फॉर्मूले बने, और तीसरी आइडेंटिटी जो कि कॉसेक और कॉट के बीच में है उसको भी वैसे ही बनाया जा सकता है थ्रू फर्स्ट आइडेंटिटी, यानी पहली आइडेंटिटी से भी बना सकते हैं आप। पहली आइडेंटिटी को लिखा और उसमें दोनों तरफ जिस प्रकार से मैंने दूसरी को लाने के लिए दोनों तरफ कैसे डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर थीटा से, उसी प्रकार से पहली आइडेंटिटी में अगर दोनों तरफ मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद मेरे पास तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे ये 2 फॉर्मूले भी बनेंगे। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को उधर ले आऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी और उन आइडेंटिटी का यूज करके 2 फॉर्मूले, ये चीज हमने समझी। अब देखिए ये जो मैं पार्ट आपको बता रहा हूं, ये इस पूरे पोर्शन के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं कि जितने भी फॉर्मूले इसमें अलग अलग टाइप के आएंगे वो सारे फॉर्मूले हम एक एक करके पहले देख लेते हैं और फिर उन फॉर्मूले का यूज करके जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी रिलेटेड प्रॉब्लम हम जो अगले लेक्चर आएंगे उन लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहां तक मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, पहले सबसे पहले ये समझाया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज क्या होते हैं, यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती है उनमें से 2 साइड कोई सी भी लेके उनके रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। उसके बाद फिर मैंने देखा कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हालांकि 0 डिग्री 30 डिग्री के बीच में 20 डिग्री, 25 डिग्री, 21 डिग्री ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। और उनमें से किसी भी एंगल का साइन या कोसाइन निकालना है तो ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, उन्हें निकालने के लिए हमें एक टेबल प्रोवाइड कराई गई है ना। उस टेबल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल चाहे वो कोई सा भी हो, 21 डिग्री हो चाहे 22 डिग्री हो, कोई सा भी एंगल हो, उनमें से किसी भी एंगल का साइन कोसाइन हम उस टेबल के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली हमें इन एंगल्स के साइन कोसाइन की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई। अब आइडेंटिटीज के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये वाला पार्ट देखिए। बीच की कुछ स्लाइड को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो हम बाद में देखेंगे। यहां पर मैंने ऊपर जो लिखा है वो क्या लिखा है, देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए बात ये हो रही है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि टेबल जो हमारी है उस टेबल में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के जो एंगल हैं उनका साइन कोसाइन या कुछ भी निकालना हो तो उन्हें निकालने के लिए तो हमें ये टेबल दी गई है। लेकिन मान लीजिए मुझे 120 डिग्री 90 डिग्री से आगे बढ़े, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री या 210 डिग्री या 250 डिग्री या 360 डिग्री, ऐसे बड़े एंगल भी आ सकते हैं। और उन बड़े एंगल के लिए जब मुझे साइन कोसाइन या कुछ भी निकालना हो तो उन्हें निकालने के लिए मुझे इस वाले पोर्शन को समझना होगा जो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने यहां ऊपर टाइटल डाला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर आपके पास कोई से भी 2 एंगल हो तो 2 एंगल का जो सेट होता है, 2 एंगल का जो ग्रुप होता है, उन 2 एंगल को आपस में हम ये बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या वो सप्लीमेंट्री है। तो 2 एंगल अगर दिए हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, या 2 एंगल अगर आपको दिए हैं तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कब होंगे, वो चीज सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 2 एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। यानी अगर आपके पास 2 एंगल कोई से भी दिए हैं तो उन 2 एंगल को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। कंडीशन है कि इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 90, यानी उन कोणों का जो भी मेजरमेंट है या उन एंगल्स की जो वैल्यू है उनको जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो अगर उन 2 को जोड़ने पे 90 आता है तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैंने एग्जांपल दिया है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन 2 एंगल की बात करें तो 30 और 60 दोनों को ऐड करने पे, दोनों को जोड़ने पे 90 आता है। इसलिए कहा जा सकता है कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ओके, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 40 डिग्री 50 डिग्री, तो 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों का सम भी 90 है, तो 40 डिग्री और 50 डिग्री ये भी कौन से एंगल हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई से भी दो एंगल जिनका सम यानी जिनको ऐड करने पे 90 आ जाए उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल को हमने डिफाइन किया है कि दो एंगल एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री कब कहलाएंगे या ऐसा कब कहेंगे कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन ये है कि उन दो एंगल जो आपको दिए हैं उनको ऐड करने पे या उनका जो सम है वो 180 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 120 और 60 की बात करें तो 120 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों एंगल को अगर जोड़ा जाता है तो 120 और 60 दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। इस कारण यह कहा जाएगा कि 120 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों कौन से एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, नीचे मैंने क्या लिखा है कि साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। यहां एंगल की बात थी कि दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं। यहां मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की बात कर रहा हूं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म या दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो अगर आपके पास हैं तो वो एक दूसरे के उनमें आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 6 हमारे पास हैं, 6 में से दो दो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहां साइन और कोसाइन की बात की जाए तो साइन और कोसाइन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब इसका जवाब क्यों क्यों ऐसा है, क्यों हम मान के चल रहे हैं हमने साइन और टेन को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं कहा, हमने साइन और कोसाइन को ही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहा, क्यों ऐसा नहीं कहा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री टेन है या साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक है या साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है। तो उसका जवाब यह है कि अभी आपको मैंने बताया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इन दो एंगल, दो अलग अलग एंगल का साइन या कोसाइन निकाला जाए, इनमें से एक का साइन और दूसरे का कोसाइन निकाला जाए तो एक का साइन दूसरे के कोसाइन के इक्वल होता है, यानी साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होता है। इसी प्रकार से कॉस 30 और साइन 60 ये भी इक्वल होते हैं, साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होता है और कॉस 30 साइन 60 के इक्वल होता है। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो अगर लिए जाएं यानी tan कॉट या और कुछ लिया जाए, साइन 30 और tan 60 को कंपेयर किया जाए तो साइन 30 और tan 60 बराबर नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग होते हैं, इसलिए साइन और tan एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। साइन 30 और cos 60 इक्वल है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनमें से एक का साइन दूसरे के कोसाइन के इक्वल होता है, एक का कोसाइन दूसरे के साइन के इक्वल होता है। इस कारण साइन और कोसाइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी प्रकार से टेन और कॉट वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि इन दो एंगल में से एक का टेन और एक का कॉट या एक का कॉट और दूसरे का टेन निकाला जाए तो वो भी इक्वल होता है। इस कारण टेन और कॉट ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी प्रकार से सेक और कॉसेक ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि इनमें से एक का सेक और दूसरे का कॉसेक या एक का कॉसेक और दूसरे का सेक निकाला जाए तो वो आपस में इक्वल होता है। तो पहली बात तो हमने यहां समझी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। दूसरा हमने समझा कि जो हमारे पास 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर हैं उनमें से कौन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, इसी प्रकार से टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन और सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ये चीज हमने यहां पे देखी, समझ आ गया आपको। तो ये मैंने यहां पे थोड़ा सा आपको लिख के बताया है कि अगर मान लीजिए ए और बी दो एंगल हों और उनमें से एक का साइन और दूसरे का कोसाइन आपस में इक्वल आ रहा है, लेकिन वो दो एंगल ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड करने पे कितना आ रहा हो, 90। जैसे आपने देखा कि 30 और 60 दो ऐसे एंगल हैं जिनको ऐड करने पे 90 आता है और इनमें से एक का साइन और दूसरे का कोसाइन इक्वल आता है। इस कारण यहां पर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज निकालूंगा। वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज किसके लिए निकालूंगा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज का मतलब 90 प्लस थीटा का साइन या 90 प्लस थीटा का कोसाइन या 90 प्लस थीटा का टेन या 90 प्लस थीटा का कॉट, इसी प्रकार से 90 माइनस थीटा का।
तो वो निकालने के लिए यहां पर मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है और ये डायग्राम इन वैल्यूज को याद रखने में काम आएगा। ठीक है ना, याद रखने में कैसे काम आएगा वो मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, एक तरफ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बनाए हैं 90 माइनस थीटा के लिए और दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बनाए हैं 90 प्लस थीटा के लिए। आप ध्यान दीजिए, आप यहां पे एक बात समझिए कि 90 माइनस थीटा और इधर आ रहा है थीटा। ध्यान देना आप, 90 माइनस थीटा एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया थीटा। आप देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों को अगर मैं जोड़ूं, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा 90। तो 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों का सम 90 है। और मैंने अभी आपको बताया था कि दो एंगल का सम अगर 90 होता है तो उनमें से एक का साइन और दूसरे का कोसाइन आपस में बराबर होगा, क्योंकि साइन और कोसाइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर हैं। तो आप देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा का साइन और थीटा का कॉस बराबर है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कैसे याद रखेंगे बताएंगे आपको। cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि वही 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों का सम 90 है, तो उनमें से एक का साइन दूसरे का कोसाइन के बराबर और एक का कॉस दूसरे के साइन के बराबर। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारे सामने बना। देखिए, इसको याद रखने के लिए पिछली वाली स्लाइड पे आपको जाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं कि एक प्रकार का हमारे पास जो बना है सिस्टम, इसमें दो एक्सिस आ रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये पूरा सिस्टम कितने क्वाड्रेंट, कितने भागों में बटा हुआ है, चार भागों में, जिनको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देखिए, पहले क्वाड्रेंट के अंदर यहां से हम स्टार्ट करें तो यहां से 0 डिग्री और 0 डिग्री से घूम के जब यहां पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री से और आगे बढ़ेंगे तो इस कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहां से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 और 270 से और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360, क्योंकि इनके बीच में आपस में कितना 90-90 का अंतर होता है। तो 0 तो यहाँ पे पहुंचे तो 90, इसमें और 90 जोड़ दिया तो 180, इसमें और 90 आगे बढ़ गए तो 270, इसमें और 90 आगे बढ़ गए तो कितना हो गया 360 डिग्री। तो यहां से यहां तक जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो 0 डिग्री से शुरू करके वापस हम कहां पहुंच जाते हैं 360 डिग्री पर पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए, मैंने यहां लिखा है ऑल पॉजिटिव। ऑल प्लस का मतलब है ऑल पॉजिटिव। क्या इनका मतलब है समझा रहा हूं मैं भी आपको। यहां लिखा है मैंने साइन पॉजिटिव, यहां पे लिखा है मैंने टेन पॉजिटिव, यहां पे लिखा है मैंने कॉस पॉजिटिव। यह भी काम में आने वाला है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज मैंने बनाए हैं उनके लिए। ध्यान दीजिए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, ये 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 90, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है 180 से कम, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 180। तो यहां तो आएगा एक लेस देन 90, एक ग्रेटर देन 90। लेस देन 90 माने 90 माइनस थीटा, ग्रेटर देन 90 माने 90 प्लस थीटा की बात होगी। तो 90 माइनस थीटा में आप देख रहे हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज बने उन सब में इधर प्लस 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 आ रहा है, कहीं पे भी माइनस नहीं है। तो ये ऑल पॉजिटिव होने का मतलब है कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की बात करें तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे, चाहे वो साइन का निकालो, चाहे कोसाइन का, चाहे टेन का, चाहे कॉट का, चाहे सेक का, चाहे कॉसेक का। और यहाँ पे साइन की बदले में कॉस आ रहा है, तो ऐसा क्यों आता है क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन होता है। तो 90 माइनस या 90 प्लस की बात करेंगे तो दोनों ही केस में साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, आप देख रहे हैं कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्लस या माइनस कैसे आएगा ये याद रखने वाली बात है। तो 90 माइनस थीटा में आप सभी जगह देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा के लिए मैंने उस डायग्राम में बताया है कि ऑल पॉजिटिव सारे पॉजिटिव आएंगे। अब 90 प्लस थीटा के लिए बात करें तो 90 प्लस थीटा में केवल कौन पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव, यानी बाकी जितने भी हैं वो नेगेटिव होंगे। लेकिन साइन अगर पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक ये होता है। आपको बताया था ना कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कॉसेक भी क्या होगा पॉजिटिव। तो आप उस डायग्राम में देखें कि अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है
तो साइन के साथ कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। देखिए कैसे, आप देखिए साइन के लिए जो फॉर्मूला बना है वो पॉजिटिव, और कॉसेक के लिए जो फॉर्मूला बना है वो पॉजिटिव, बाकी सब में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, हमें याद रखने में आसानी होगी। 90 प्लस की बात करें तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी नेगेटिव होंगे। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। आप देख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा कितना बना, कॉस थीटा। साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, 90 प्लस या 90 माइनस दोनों में साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। लेकिन कहां प्लस कहां माइनस, वो इस डायग्राम के हिसाब से 90 प्लस में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा, sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, और cot 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद कॉम्प्लीमेंट्री जो रेशो होते हैं उनके लिए मैंने आपको 90 माइनस और 90 प्लस के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज बताए। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज जो हैं वो हमें आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। इसके बाद अब मैं आपको जो आगे बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, जिस प्रकार से मैंने 90 माइनस के लिए बताया, 90 प्लस के लिए बताया, उसी प्रकार से मैं 180 माइनस और 180 प्लस के लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज बताने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर में न केवल मैं 180 माइनस 180 प्लस वाले फॉर्मूले बताऊंगा, बल्कि ये भी बताने वाला हूं कि इनके अलावा और कौन से फॉर्मूले होते हैं जो हमें इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को पढ़ने के लिए याद करने पड़ेंगे। और आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे को रिलेटेड होते हैं। यानी अगर आपको एक तरह के फॉर्मूले याद हैं तो दूसरे तरह के फॉर्मूले आप आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से उनको बना सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स का या आपके इंजीनियरिंग का, उनमें हर जगह कहीं पर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ सकती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आगे वाला जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर